नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, हिंदी के क्रम में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण विभाजन, यानी विभिन्न आधारों पर हम वर्णों का विभाजन यानी स्वर और व्यंजन को पुनः हम विभिन्न खंडों में, विभिन्न वर्गों में विभाजित करेंगे। तो हम लोग वर्ण विभाजन की बात करेंगे। और जैसा कल की वीडियो में हमने बात किया था, ध्वनि भेद की बात की थी, जिसमें हम घर्षण की बात किए, स्पर्श की बात किए और कंपन की बात किए। तो इनके लिए जो हम विभिन्न प्रयत्न करते हैं, हम वो प्रयत्न की बात करेंगे कि प्रयत्न भाषा में किसे कहते हैं। और साथ ही साथ फिर वहाँ पर जब हम उच्चारण करते हैं तो एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि क्रमशः आती जाती रहती है और ध्वनियों के मध्य हम आवश्यकतानुसार अल्पकालिक विराम लेते हैं। तो वो विराम संगम, उसकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर आप लोगों के साथ अनुतान क्या होता है, अर्थात ध्वनियों के कंपन में जो उतार चढ़ाव आता है, तो उसी को हम अनुतान, और अनुतान का संगीत शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। तो हम लोग अनुतान की बात करेंगे और उसके बाद स्वराघात और बलाघात की बात करें तो इन सब बिंदुओं की हम क्रम से एक एक कर चर्चा करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ये खंड सामान्यतः आपको जो सामान्य पुस्तकें मार्केट में हैं, ये खंड वहाँ नहीं मिलता और यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले एक बात पुनः आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने वर्ण, ध्वनि, फिर हम लोगों ने वर्ण को स्वर और व्यंजन के क्रम में स्वर कौन से हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं, विभिन्न आधारों पर, मात्रा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर या जाति के आधार पर हमने स्वरों का भेद देखा। फिर व्यंजनों के भेद को देखा कि स्पर्शी कौन सा है, कौन सा आपका अंतस्थ है, कौन सा ऊष्मी या संघर्षी है, संयुक्त कौन से हैं, आगत ध्वनि कौन सी है। फिर अयोगवाह की बात हमने की, वो क्या है, अनुस्वार और अनुनासिकता में क्या अंतर है। तो इन सब चीज़ों को पूर्व में देखा। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूर्व की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्रम में हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, वर्ण विभाजन का। तो वर्ण विभाजन में हम जैसा अभी बताया कि स्वर और व्यंजन के क्रम में हमने बात कर लिया। अब हम स्वर और व्यंजन को एक साथ रखते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, बात करते हैं कि वायु प्रक्षेप, या हम कहते हैं प्राणत्व के आधार पर। वायु प्रक्षेप या प्राणत्व के आधार पर, और कहीं कहीं आपको मिलेगा कौकल के आधार पर। तो इसके आधार पर हम वर्ण विभाजन। अब यहाँ तीन शब्द, वायु प्रक्षेप, प्रक्षेप माने होता है फेंकना। जब हमें कोई ध्वनि उच्चरित करनी होती है तो हम फेफड़े से वायु को बाहर की ओर फेंकते हैं, तो वो वायु प्रक्षेप यानी वायु। फिर दूसरा शब्द एक आया है प्राणत्व, प्राण। तो हमारे भारतीय दर्शन में वायु को प्राण कहा गया, यानी वायु की मात्रा के आधार पर वायु प्रक्षेप, या हम ये कह सकते हैं कि यह विभाजन किस पर करते हैं हम लोग, वायु की मात्रा के आधार पर, यानी कितनी वायु। तो इस आधार पर वर्णों को दो खंडों में विभाजित करते हैं। एक जिसमें सामान्य या कम वायु का प्रयोग किया जाता है, सामान्य या कम वायु का प्रयोग होता है जब हम श्वास लेते हैं, वायु की सामान्य मात्रा निकालते हैं। तो इस प्रकार के वर्ण को हम आप कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। ये कौन से वर्ण हैं, ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण वर्ण, जैसा हमने कहा, सामान्य या कम वायु कब, जब हम वायु प्रक्षेप करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं या उच्चारण के समय कम वायु को निकालते हैं। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करें कि अल्प प्राण वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है।
तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। और अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, हम इसकी चर्चा, यहां से आपका प्रश्न बहुत निकलता है। तो इसके अंतर्गत सभी स्वर, यानी स्वर सभी, तो सभी स्वर का मतलब कितना हो गया, ये आपका आ से औ तक, यानी इनकी संख्या 11। सभी स्वर आ जाएंगे, इनकी संख्या 11 है। उसके बाद फिर हम व्यंजन में आते हैं। अब स्वर में हमको और कुछ कहना ही नहीं है, स्वर में सारे स्वर आ गए, उसमें कोई और खंड करना नहीं है। अब हम व्यंजन में आते हैं। तो व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। तो वर्गों में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, जो हमारे व्यंजन के वर्ग हैं, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, अर्थात यहां पर आप देखेंगे 5 वर्ग हैं। का वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क, ग और ग, ये आपके, तो इस तरह हमारे इसमें क्या हो जाएगा, 3 प्रत्येक वर्ग से कुल 5 वर्ग हैं, अर्थात 15 हमारे हो जाएंगे कौन से, वर्ग के व्यंजन, अल्प प्राण। अब कौन कौन से हैं आप इसमें देख लीजिए। जैसे का वर्ग है तो का, खान है नहीं, फिर आपका ग, फिर अंगा। इसी तरह है पांचवा वर्ग, अगला वर्ग टा वर्ग, चा वर्ग है तो चा, छा है नहीं, जा, झा है नहीं, या। फिर चा के बाद आप टा वर्ग लीजिए, तो टा, फिर ठा है नहीं, डा है, डा है नहीं, टा ठा डा ढा है नहीं, णा आपका ये हो गया पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। उसके बाद फिर आप इसी तरह नीचे के वर्गों में जाएंगे, आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, फिर इस क्रम में आप चलते जाएंगे तो आपके पांचों वर्ग, यानी प्रत्येक से हमने 3-3 लिया। प्रत्येक वर्ग से हमने क्या लिया, प्रत्येक वर्ग से हमने 3-3 वर्ण को लिया। अब यहां पर हम आप देखते हैं कि जो हमारे 15 वर्ण होते हैं, तो अब लिख देते हैं ता वर्ग का और पा वर्ग का। तो ता था है नहीं, दा, धा है नहीं, ना, पा फा है नहीं, बा भा है नहीं, मा, यानी ये 15 आपके क्या हो गए, ये 15 आपके वर्ग के व्यंजन जो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है अंतस्थ। फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, अंतस्थ। अंतस्थ में आपके कौन कौन से होते हैं, 4, या, रा, ला और वा। इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या 4। और अंत में आपका अनुस्वार। इसमें और कौन आएगा, इसमें आपका अनुस्वार आएगा। तो अनुस्वार में 1 है आपका अंग, तो इसकी संख्या 1। इस तरह आप देखेंगे कि अल्प प्राण, एक प्रश्न यह भी बनता है कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आप देखिए 15, 11, 15, 26, 4, 30, 1, 31, यानी अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसमें कुल 31 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण हैं, 31। फिर दूसरा खंड होता है कि जिसमें ज्यादा वायु निकलती है या अधिक वायु निकलती है। यहां पर ज्यादा कहें या अधिक वायु निकलती है उच्चारण करते समय, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा, अधिक मात्रा कहें या हम ये कह दें कि वायु की पर्याप्त मात्रा निकलती है और हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। हकार जैसी क्या होती है, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उन वर्णों को हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे, अब चूंकि स्वर सभी आ गया है
तो आपके स्वर में महाप्राण के अंतर्गत कोई वर्ण नहीं, कोई स्वर नहीं। फिर वर्ग के अंतर्गत आप देखेंगे तो वर्ग में आपके पहला, तीसरा और पांचवा हो चुका है, तो यहां पर कौन कौन सा आएगा, दूसरा और चौथा वर्ण। तो 2 गुणे 5 बराबर 10 की संख्या हो जाएगी वर्ग की। अब जैसे यहां का वर्ग है, तो का वर्ग में जो छूटा हुआ है, यानी का के बाद यहां क्या छूटा है, खा, गा हो चुका है, घा, अंगा यहां है। उसी तरह चा वर्ग में आपका चा के बाद छा, ज, फिर झा। टा वर्ग में ठा, ढा। उसी तरह ता वर्ग में था, धा। और पा वर्ग में पा के बाद फा, बा हो चुका है, भा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये 10 वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 और प्रत्येक में 2 10। इसके साथ साथ इसमें आपका जैसे यहां स्वर तो है नहीं, तो स्वर नहीं है, शून्य हो गया, वर्ग के आपके 10 हो गए। यहां अब वर्ग के नीचे आते हैं, अंतस्थ यहां हो गया, तो यहां पर कौन सा वर्ण है, यहां पर ऊष्मीय वर्ण है या संघर्षी। तो इसमें आपके तीनों श, जिसे हम तालव्य, मूर्धन्य और दंती सा कहते हैं, और ह, ये 4 वर्ण यानी व्यंजन आपके क्या हैं, महाप्राण हैं। और यहां पर अयोगवाह में अनुस्वार हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका विसर्ग। तो विसर्ग 1 है आपका अह, तो इसकी संख्या 1। तो यहां पर महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो गई, महाप्राण वर्णों की संख्या 15 है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दूसरा भेद जो है वो महाप्राण वर्ण की बात हम करेंगे। और महाप्राण वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 15। हम लोगों ने पहले वीडियो में यानी वर्ण विचार के पहले खंड में देखा था कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 46। मूल वर्ण की संख्या 46, और यहां पर भी 31 और 15 ये मिला के आपके 46 हो गए। यहीं पे अब हम चर्चा कर देते हैं, जैसे हमने अभी कहा, पुनः एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। मूल वर्ण की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या 46। वर्णमाला में 52 है, लेकिन मूल वर्ण क्या है, 46। तो 6 कौन है, 6 में 4 आपके संयुक्त वर्ण हैं, जो आपके छ, त्र, ज्ञा और श्र है, और 2 आगत ध्वनियां हैं, या जिसे हम द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, 2 उनकी संख्या। इस तरह 46, 6, 52 हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है। अब ये जो 46 हैं, इनको एक बार पुनः हम आपको क्रम से दिखा देते हैं। जैसे मूल वर्ण को जब हम करेंगे, तो जो हमारे मूल स्वर हैं, कामता प्रसाद गुरुजी ने तो 10 बताया था, लेकिन सामान्य रूप में मूल स्वर की संख्या कितनी ली जाती है, 11 है। फिर आपका अयोगवाह, अयोगवाह में आपकी संख्या कितनी है, 2, जिसमें एक अनुस्वार अंग है और एक विसर्ग अह है। फिर आपका आता है व्यंजन, ये तो हमारा स्वर के रूप में हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, व्यंजन। तो व्यंजन में हमारा मूल व्यंजन कितने हो गए, मूल व्यंजन हमारे 33 हैं, और मूल स्वर 11 और अयोगवाह 2, 13। तो अब 33 कौन कौन से हैं, हम इनकी चर्चा करते हैं। जिसमें आपका स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की बात करेंगे तो उनकी संख्या 25, और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ में आपकी संख्या 4, और ऊष्मीय या संघर्षी की बात करेंगे उनकी संख्या 4। तो इस तरह आप देखिए 4 4 8, 25 8 33, 33 2 35 और 11 46, ये संख्या हमारे मूल वर्णों की है, जो यहां पर आपके मूल वर्ण के रूप में मिलते हैं। तो ये तो वायु प्रक्षेप के आधार पर हमने चर्चा किया। अब हम बात करते हैं किसके आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर या घोषत्व के आधार पर। अगला विभाजन जो करते हैं,
स्वरतंत्री या घोषत्व के आधार पर, स्वरतंत्री या घोषत्व के आधार पर। तो स्वरतंत्री या घोषत्व के आधार पर भी दो, कहीं कहीं ये आपका प्रश्न आ जाता है कंपन के आधार पर, तो इसमें भी आपके दो भेद होते हैं। पहला भेद आपका जो होता है वो घोष या सघोष वर्ण की बात हम करते हैं। पहला भेद आपका कौन सा होता है, घोष या सघोष वर्ण, और दूसरा आपका होता है अघोष वर्ण। तो अब घोष या सघोष और अघोष वर्ण ये क्या है? तो घोष ध्वनियों के उच्चारण में, यानी जो हमारे घोष या सघोष ध्वनियां हैं, वर्ण, इनको जब हम उच्चरित करते हैं, ध्वनि निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में मिल जाती हैं और वायु क्या होती है, वायु धक्का देकर बाहर निकलती है। ध्वनि भेद में हमने बताया था अवरोध, यानी स्वर तंत्रियां जब आपस में मिल जाएंगी तो स्वाभाविक है कि वायु के निकलने के लिए अवरोध होगा। तो वायु निकलने के लिए क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी, यानी धक्का देकर बाहर निकलती है। तो उसके कारण, उस धक्का देने के फलस्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप एक झंकृति पैदा होती है। इसीलिए इसे घोष या सघोष वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। तो अब यहां पर सघोष वर्ण, ज्यादातर जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो दिया जाता है कि निम्न में घोष है, अघोष है, या घोष निम्न में नहीं है या अघोष नहीं है। तो जैसे हमने अल्पप्राण महाप्राण, वैसे ही घोष और अघोष की बात हम करते हैं। तो घोष के अंतर्गत जो घोष है स्वर, इसके अंतर्गत स्वर सभी, यानी जितने भी स्वर हैं सभी क्या हैं, घोष वर्ण हैं, यानी घोष ध्वनियां हैं। और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, जो वर्ग है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष की श्रेणी में जाएगा। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं किसके, वर्गीय वर्ण के बाद। तो अंतस्थ और ह, इसके बाद कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ और ह। ये ध्वनियां हमारी क्या हैं, ये ध्वनियां हमारी ये किसमें है, घोष में हैं। अब यहां पर जो भी हमारे वर्ण हैं, उन वर्णों में हम कैसे पहचानेंगे कि ये घोष है, स्वर है तो घोष है। वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण है तो क्या है, वो घोष है। अंतस्थ है, अंतस्थ का मतलब या, र, ला, वा, और ह, उष्मी का ह भी क्या है, वह घोष है। अब अघोष वर्ण की बात करते हैं कि अघोष वर्णों के उच्चारण के समय स्वरतंत्रियां आपस में नहीं मिलती, और न मिलने के फलस्वरूप जब स्वरतंत्रियां नहीं मिलेंगी तो वायु आसानी से निकल जाती है और इसमें किसी विशेष प्रकार की झंकृति उत्पन्न नहीं होती, नाद उत्पन्न नहीं होता। इस श्रेणी में यानी घोष वर्ण में क्या होता है, इसके अंतर्गत स्वर चूंकि यहां पर सभी हो चुके तो वर्ग का आएगा। वर्ग का कौन कौन सा, पहला और दूसरा वर्ण। क्योंकि तीसरा, चौथा और पांचवा तो घोष में है, तो अघोष में बचा क्या, पहला और दूसरा वर्ण। उसके बाद तीनों श, उसके बाद क्या होता है, हम ये कहें कि तीनों सा। अब इसमें आपका तालव्य, मूर्धन्य और दंती, ये वर्ण क्या है,
ये वर्ण हमारे अघोष वर्ण की श्रेणी में जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि वर्ण विभाजन हमने वायु की मात्रा, वायु के प्रक्षेप या प्राणत्व के आधार पर दो विभाजन किया, अल्प प्राण, महाप्राण, और स्वरतंत्री, घोष या कंपन या नाद के आधार पर दो भाग में बांटा, एक को घोष या सघोष कहा और दूसरे को अघोष वर्ण कहा। इनके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं ये हमने देखा। अब हम बात करने चल रहे हैं कि बार बार शब्द आ रहा है कि उच्चारण उच्चारण उच्चारण। तो जो ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, तो उच्चारण में स्वर तंत्रियों की बात हम करते हैं, मुख विवर की बात करते हैं, कौकल की बात करते हैं, और जो हमारा स्वरतंत्र है उसके विभिन्न अंग हैं, जिसे तालु है, मूर्धा है, दांत है, मसूढ़ा है, जिसे हम वत्स भी कहते हैं, ओष्ठ है, इन सबको कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, यानी प्रयास करना पड़ता है। तो इसी व्याकरण की भाषा में हम जो प्रयास करते हैं, इसी प्रयास को हम क्या कहते हैं? इसी प्रयास को हम प्रयत्न कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न है क्या भाषा में? कि ध्वनियों के उच्चारण में जब हम ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो उनके उच्चारण में हमारा स्वरतंत्र जो है, यानी स्वरतंत्री, कौकल, मुख विवर, उसमें आपका तालु, कंठ, मूर्धा, मसूढ़ा, दांत, ओष्ठ, यानी जो विभिन्न हमारे उच्चारण स्थल हैं, यानी मुख विवर के अंग हैं, हमने अभी चित्र से भी दिखाया था इससे पूर्व वीडियो में। तो उन सबको कुछ प्रयास करना पड़ता है और उसी प्रयास को व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं? व्याकरण की भाषा में हम प्रयत्न कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो प्रयत्न के दो प्रकार हैं। दो प्रकार से प्रयास या प्रयत्न करते हैं। एक प्रयत्न आपका होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। एक प्रयत्न कौन सा है? आभ्यंतर, और दूसरा प्रयत्न आपका है बाह्य प्रयत्न। तो अब यहां हम आभ्यंतर और बाह्य की बात करते हैं। तो आभ्यंतर यानी जो हमारे वर्ण हैं, जो ध्वनियां हैं, तो इन वर्णों या ध्वनियों की जब हम बात करते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को 4 और व्यंजनों को 8 खंडों में रखा गया है, जो आभ्यंतर प्रयत्न है। तो इसमें आभ्यंतर के अंतर्गत स्वर को कितने? 4, और व्यंजन को 8 भागों में विभक्त किया गया है या 8 अलग अलग वर्गों में रखा गया है। तो हम यहां बात करते हैं कि आभ्यंतर के आधार पर जो वर्णों को विभिन्न वर्गों में, तो यहां एक तरह से कहें तो स्वर के 4 और व्यंजन के 8, अर्थात कुल 12 वर्गों में आभ्यंतर के आधार पर वर्गों को बांटा गया। अब इसमें कैसे बांटा गया, हम इसका क्रम देखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर। स्वर के 4 वर्ग बताए गए। कौन कौन से? एक संवृत स्वर, पहला आपका कौन सा हो गया? संवृत। फिर अर्ध संवृत, दूसरा खंड क्या हो जाएगा? अर्ध संवृत। फिर अर्ध विवृत और विवृत। ये 4 वर्ग आपके रखे गए आभ्यंतर के आधार पर स्वरों के। अब जो संवृत स्वर है उसमें आपका ई और उ आता है। उसमें ई का दोनों ह्रस्व और दीर्घ, उ का दोनों ह्रस्व और दीर्घ। अर्ध संवृत की जब हम बात करते हैं तो अर्ध संवृत में ए, ऐ और ओ, औ। इसमें कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा किस में आता है? अर्ध संवृत में।
अर्धविवृत की जब हम बात करते हैं तो अर्धविवृत में ह्रस्व आ और विवृत में दीर्घ आ। तो ये हमारा क्या है, ये स्वर को जो 4 वर्गों में बांटा गया, मूल स्वर जो कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया था कि 10 मूल स्वर हैं सॉरी 10 मूल स्वरों को इस क्रम में रखा गया। फिर आपका आता है व्यंजन। तो व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो व्यंजन में आपका जो 8 वर्ग बांटे गए हैं, व्यंजन में कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग। तो 8 वर्ग कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। पहला वर्ग कौन सा है, पहला वर्ग आपका है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत का, खा, गा, घा, फिर चा, छा, जा, झा। स्पर्श व्यंजन की जब हम बात करेंगे तो का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ये 2 वर्ग के हो गए। फिर उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, ये आपका आएगा। तो इसमें फिर आपका आ जाएगा कौन सा, टा, ठा, डा, ढा, फिर ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन। अब यहां एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, क्या इसमें प्रश्न ये उठ रहा होगा कि इसमें वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। यहां जैसे का वर्ग में हमने 4 लिया, चा वर्ग में 4, टा वर्ग में 4, ता वर्ग में 4 और पा वर्ग में 4। हमने 4 का ही उल्लेख यहां क्यों किया, क्योंकि इसकी इसलिए बात कर रहे हैं कि जब हम आप बात करते हैं कि जो हमारा अंतिम वर्ण है वर्ग का, उसे हम आप अनुनासिक की श्रेणी में रखते हैं। वो पंचमाक्षर कहे जाते हैं, अनुनासिक, या उन्हीं को हम पंचमाक्षर की श्रेणी में रखते हैं और अनुनासिक में ही हम अनुस्वार को भी रखते हैं इस प्रयत्न के अभ्यंतर के क्रम में, जो 8 वर्ग बना। अभी उसकी हम आगे चर्चा करते हैं। पहले स्पर्श की बात किया, फिर हम बात करते हैं अगला वर्ग जो है वह है स्पर्श संघर्षी। अगला खंड क्या है, स्पर्श संघर्षी। तो जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात हम करते हैं तो इसमें आपका ये जो चा वर्ग है, चा वर्ग को इसमें रखते हैं। जो चा वर्ग है तो चा वर्ग के चा, छा, जा, झा को फिर यहां पर हम रखते हैं। कई विद्वान इन्हें स्पर्श संघर्षी मानते हैं। चा, छा, जा, झा, ये स्पर्श संघर्षी की श्रेणी में आते हैं। फिर हमारा आता है संघर्षी। स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, संघर्षी, जो हमारा संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका संघर्षी तो है ही है, इसमें मां भी सम्मिलित, विद्वानों ने मां को भी सम्मिलित किया। तो संघर्षी व्यंजन का रूप हमारा आ गया कि शा, हा। इसमें आपका कौन सा है, अभ्यंतर के आधार पर साहा, ये तो संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन में है ही है। इनके अतिरिक्त इसमें आपका जो आगत ध्वनि में आता है, जो ज और फ नुक्ता के साथ रखते हैं, वो भी इसमें आता है। जा और फा, ये भी हमारा किस में जाता है, ये संघर्षी में जाएगा। और इसमें वा, ये हमारा किस में जाएगा, ये संघर्षी, ये हमारा तीसरा वर्ग है। इसके बाद फिर जो यहां से हमने 5वें वर्ण को काटा था, हटाया नहीं लिखा था, वो जाता है आपका अनुनासिक में। तो इसमें आपका अंगा, या, ण,
न, म और अनुस्वार अं। ये हमारा किस में जाएगा? ये अनुनासिक जाएगा। किसमें? आभ्यंतर के जो व्यंजन के 8 वर्ग की बात किया। फिर आपका आएगा पार्श्विक। तो पार्श्विक की बात हमने जब व्यंजन का विभाजन किया था तो पार्श्विक में कौन सा वर्ण आता है? ला। पार्श्व यानी जीभ के उच्चारण के समय जीभ के बगल से वायु निकलती है, पार्श्व से निकलती है, इसीलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। और फिर अगला खंड आपका आता है लुंठित या प्रकंपी व्यंजन। जब हम लुंठित या प्रकंपी व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें आपका आएगा र। फिर उच्छिप्त। उच्छिप्त की बात करेंगे तो ये आपका जो द्विगुण है, ये द्विगुण व्यंजन इसके अंतर्गत आएगा। द्विगुण व्यंजन इसके अंतर्गत आएगा, जो ड ढ के नीचे एक बिंदी हम रखते हैं। और अंत में हम बात किसकी करते हैं? अर्धस्वर। तो अर्धस्वर में या और वा, या और वा आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आभ्यंतर के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, आभ्यंतर के आधार पर ये वर्गीकरण की बात हमने की। अब यहां पर फिर एक प्रश्न आपके मन में आएगा, मैं पूर्व में चर्चा किया था लेकिन यहां पर मैं पुनः उसकी चर्चा कर रहा हूं। अनुस्वार और अनुनासिक में भेद की बात करते हैं। तो अनुस्वार में क्या होता है? नाक से अधिक वायु निकलती है और मुख से आपकी क्या होती है? मुख से आपकी कम वायु निकलती है। भाई यहां जब हम अनुस्वार की बात करते हैं कि यहां नाक से अधिक वायु और मुख से कम, और इसे हम क्या करते हैं? इसे हम बिंदु के रूप में दिखाते हैं, वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं। जैसे हम कहें अंक, अंश। अब इसका उदाहरण दें तो हम कहें अंक, रंग, ये सब क्या हैं? ये हमारे अनुस्वार के उदाहरण हैं। वहीं मुख से अधिक और नाक से कम वायु निकले तो वो किस में जाता है? वह अनुनासिक का नाम दिया जाता है। तो जैसे आंत, दांत। अब आंत, दांत, ये हमारे वर्ण क्या होते हैं? ये आपके किस रूप में होते हैं? ये आप अनुनासिक की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका प्रमुख जो अंतर होता है वो यही है। लेकिन हम प्रयोग की सुगमता के लिए पंचमाक्षर, अनुनासिक, अनुस्वार सभी का प्रयोग को वर्ण के ऊपर बिंदी लगाकर कर देते हैं। ये हम अपनी सुगमता के लिए करते हैं। और इससे होता क्या है? फायदा क्या मिलता है? लाभ क्या होता है? इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि लिखावट में या लेखन में गति आ जाती है। तो अब ये तो हमने एक चर्चा कर दिया। अब बात हम करते हैं जो हमने उच्चारण की बात की कि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का कैसे हम आभ्यंतर या बाह्य की बात करते हैं, जो प्रयास करते हैं। तो अब यहां पर प्रयास के साथ साथ जब हम प्रयास करते हैं, ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तो किन्हीं ध्वनियों के उच्चारण में एक के बाद दूसरी ध्वनि क्रमशः आती रहती है। लेकिन इन ध्वनियों के मध्य हम क्या करते हैं? हल्का विराम लेते हैं। किन्हीं दो ध्वनियों के बीच हम क्या करते हैं? हम विराम लेते हैं। तो उसी विराम की स्थिति को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संगम कहते हैं। तो अगला खंड हम बात करने चल रहे हैं किसका? हम अगला खंड बात करने चल रहे हैं संगम। यहां व्याकरण में संगम का क्या आशय है? संगम का आशय मिलान। भाई संगम की जब हम बात करते हैं तो संगम क्या है? एक तरह का मिलान है। तो संगम में कि उच्चारण करने की स्थिति में हम जैसे उच्चारण कर रहे हैं तुम्हारा, तुम्हारा। अब देखिए यहां पर जो विराम की स्थिति है, अब वो हल्का सा कम या अधिक हो जाती है तो उसमें अंतर हो जाता है। तो इसी की
के आधार पर जब हम संगम की बात करते हैं कि उच्चारण करने की स्थिति में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि, एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि हम क्रमशः करते हैं, या यूं कह दें कि एक के बाद दूसरी ध्वनि आती रहेगी या आती रहती है। और ध्वनियों के मध्य आवश्यकता अनुसार अल्पकालिक विराम की बात हम कर रहे हैं। अल्पकालिक विराम की एक अवस्था आती है और इसी को हम संगम कहते हैं, या इसी विरामावस्था को संगम कहा जाता है। तो एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने के दो तरीके होते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने में क्या करते हैं, जाने में हम अल्पकालिक विराम लेते हैं। अल्पकालिक विराम लेते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम संगम कहते हैं। और एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने के दो तरीके होते हैं। हम इस तरह से कहें कि एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने के दो तरीके। कौन कौन से दो तरीके? तो हम पहले तरीके की बात कर रहे हैं कि कभी वक्ता सीधे पहली से दूसरी ध्वनि पर चला जाता है। जैसे सीधे पहली से दूसरी ध्वनि, पहली से दूसरी ध्वनि पर। अब इसका एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, जैसे तुम हारा। वास्तव में ये उच्चारण हम किसके लिए कर रहे हैं, तुम्हारा। और दूसरी स्थिति, एक में तो सीधे पहली से दूसरी ध्वनि पर जाते हैं, और इसमें क्या होता है, वक्ता थोड़ा ज्यादा समय लेता है। ये क्या करता है, थोड़ा अधिक समय, थोड़ा अधिक समय लेना, ये दूसरा है। अब जब एक से दूसरे पर जाने में थोड़ा अधिक समय लेता है तो वो क्या होगा, वह तुम हारा। इसका उदाहरण क्या हुआ, तुम हारा। वास्तव में ये, या तुम हारा नहीं बल्कि हम कह दें कि तुम्हारे, किसके उच्चारण के लिए, तुम्हारे। वास्तव में उच्चारण हमको ये करना है, लेकिन अगर थोड़ा सा हमने यहां पर जो विराम की, अल्पकालिक विराम थोड़ा सा ज्यादा हमने कर दिया तो यह अर्थ बदल दिया। अब यहां पर आप देखें कि तुम हारा, यानी मां के बाद सीधे हम हा पे चले गए, यानी बीच में स्वर नहीं आया, तो यह हमारा क्या हो गया, तुम्हारा। लेकिन तुम्हारे के उच्चारण में यदि यहां पर हमने अधिक समय ले लिया, थोड़ा सा अधिक समय ले लिया, तो अब ये तुम हारे, वास्तव में तुम्हारे हमको कहना था, सीधे जाना था, लेकिन हमने थोड़ा सा अंतर ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो जैसे अब ज्यादातर आप देखिए जो एक संयुक्ताक्षर का रूप, इसमें ज्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे हम उच्चारण की बात करते हैं प्रा की, तो इसमें इसका अभी हम वर्ण विभेद भी पढ़ेंगे कि पा हलंत धन रा हलंत धन आ, तीन ध्वनियां हैं इसमें। अब इसमें पा का उच्चारण करते समय सीधे पा का ध्वनि निकालते ही हम रा की ध्वनि पर पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अधिक विराम ले लेते हैं, यानी इनके बीच विराम की स्थिति अधिक कर देते हैं, तो अब वहां पर प्र का उच्चारण के बजाय पर का उच्चारण हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग प्रसाद को प्रसाद कहते हैं, ये इसी संगम की दूसरी स्थिति को दर्शाता है।
तो अब यहां एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो ये संगम की बात हम करते हैं, तो संगम के लिए कोई विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि संगम के लिए किसी भी प्रकार के विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके प्रयोग से शब्दों या वाक्यों के अर्थों में भी भिन्नता, यहां हमने शब्द की बात किया, इसका प्रयोग करने में क्या होता है, वाक्यों के अर्थ में भी भेद आ जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम वाक्य का ले रहे हैं, हमको वास्तव में नफीस, नफीस हमने कहा, यहां एक साथ हमने ले लिया नफीस सुंदर, और दूसरी तरफ एक हमने लिया नफीस निःशुल्क। नफीस सुंदर, नफीस निःशुल्क। अब सोना शब्द की भी बात हम एक और ले लेते हैं, हमने कहा सोना, और एक में थोड़ा सा विराम हमने बढ़ा दिया, लिख दिया सोना। तो अब देखिए कितना अंतर आ रहा है। अब यहां पर नफीस एक में कह दिया, एक नाम को कर रहा है, और यहां पर नफीस यानी फीस न लेना, नफीस यानी अलग अलग उच्चारित होने पर यह रूप आएगा, एक साथ उच्चारित होने पर। उसी तरह एक साथ उच्चारित होने पर सोना स्वर्ण का अर्थ दे रहा है, और यहां पर सोना यानी मत सो। तो ये आपका रूप आपको दिखाता है। जैसे वह, अब देखिए वाक्यों में प्रयोग को देखें कि अब यहां पर एक उदाहरण और आपको दे रहे हैं कि ये संगम का कितना अर्थ का अनर्थ कर देता है। अब जैसे वास्तव में किसी व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं कि वह बैलगाड़ी खींचता है, वह बैलगाड़ी खींचता है वाक्य ये बोलना चाहता, लेकिन अब वह क्या करेगा, बैल और गाड़ी के बीच में थोड़ा सा विराम बढ़ा देगा। वह कहेगा कि वह बैल, अब यहां थोड़ा सा विराम अल्पकालिक बढ़ा दिया, वह बैल गाड़ी खींचता है। अब देखिए दोनों में अंतर आ गया। वह बैलगाड़ी खींचता है यानी यह किसी व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। अब ये अर्थ जो निकल रहा है कि वह बैलगाड़ी यानी बैलगाड़ी को खींचता है, कोई व्यक्ति है, और यहां पर वह बैल गाड़ी खींचता है, यानी अब आप बैल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना, अगर यहीं पर यह विराम की स्थिति थोड़ी सी बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा अर्थ ही उलट दिया। और एक चीज यहां पर आप ध्यान में रखिएगा संगम के बारे में, कि संगम प्रायः मध्य में ही होता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा कि संगम, ये विशेष ध्यान रखिएगा, संगम प्रायः मध्य में ही होता है। संगम क्या होता है, संगम प्रायः मध्य में ही होता है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों होता है। दो अक्षरों, शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों, वाक्यों, अनुच्छेद के मध्य मौनावस्था या विरामावस्था उत्तरोत्तर दीर्घ होती जाती है। यह विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज यहीं तक हम बात किए हैं। अब अगली वीडियो में अभी थोड़ा सा वर्ण विचार आपका एक ये ऐसा नींव है, आधार है, जब तक आप वर्ण विचार को क्लियर नहीं करेंगे तो आगे शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण, वाक्य पदबंध, इन सब में हमको बहुत समस्या आएगी। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया संगम का, अभी हम अनुतान की भी बात करेंगे, फिर मात्राओं की बात करेंगे, मात्रा और व्यंजन का कैसे योग होता है, स्वर और व्यंजन का योग, उसमें मात्रा की बात, फिर उसके आधार पर हम वर्ण विच्छेद की बात करेंगे, और
डिक्शनरी यानी शब्दकोश में हम शब्दों को कैसे देखेंगे, कैसे शब्द व्यवस्थित होते हैं, इन चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।